माता तो मेरी नहीं रही, मैंने माँ को नहीं देखा, मैंने दूसरी माँ को देखा जो पिताजी दूसरी शादी कर लाए। और उस माँ के भड़काने पर पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया आधी रात को। और आधी रात को मैं घर से बाहर चली आई और आने के बाद क्या कहूँ, ये आंसू बहुत सूख गए रोते रोते कि माँ नहीं है, बाप नहीं यार, अकेले हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रिजेश। मैं बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा पॉडकास्ट करूं, ऐसे लोगों से बातचीत करूं। सलमा ट्रांसजेंडर, जो आप लोगों के लिए बहुत कुछ खुलासे होंगे कि रियली में हम लोग उनको समझ पाएं और समाज उनको वो हक दे पाए जो उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी वो सारे राइट्स हैं जो किसी मेल फीमेल की होती हैं, जिनमें से वो नहीं आते। आप लोग अक्सर फेस करते होंगे, ट्रेन में, बस में, कहीं आसपास भीड़ में भी आप देखे होंगे, जरूर आप फेस किए होंगे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सलमा जी, आप कैसी हैं? नमस्ते। नमस्ते। मैं ठीक हूँ। ओके, सो आपकी जर्नी, आपकी पैदाइश और आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक की? शॉर्ट में मैं चाहता हूँ पहले इंट्रोडक्शन ऐसे हो। आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मैं एक मुस्लिम समाज में पैदा हुई हूँ, जिस समाज में बहुत भेदभाव होता है। और मैंने अपना फैमिली 14 साल पहले छोड़ दिया। आज मैं फैमिली से बाहर और ख़ुद पर निर्भर हूँ, आत्मनिर्भर रह के रहती हूँ और जी रही हूँ समाज में। एक राइट्स सबसे ज़्यादा फाइट्स करना मुस्लिम समाज में है, हराम हलाल, उसको फाइट करके मैं एक अकेले में अपना जीवन जी पा रही। ना ही हमारे पास माँ है, ना ही हमारे पास बाप है, ना ही हमारे पास सिस्टर्स, ना ही कज़न, ना भाई, ना बहन। मैं बिल्कुल अकेले हूँ और अकेले रहते हुए भी खुली सांस आसमान में लेती हूँ। सांस लेने का अधिकार इस ईश्वर और अल्लाह ने दिया है और धूप लेने का लिया है। अगर से संसार के हाथ में ये धूप, ये छाँव, ये सड़कें, चलने फिरने वाली अगर से संसार के हाथ में ये होती तो संसार हमें रहने ना देता इस सृष्टि पर। न जाने हमको कहाँ जाना पड़ता। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि हवा का मालिक, पूरे जहाँ का मालिक, हवा, धूप, ठंड, गर्मी का मालिक ईश्वर है, उसका शुक्र है। अभी इनकी बातों से लग रहा था कि बहुत सारे साहित्यकार, लेखक, फिल्म मेकर्स, बहुत सारे लोगों ने इनको कवर किया है, ऐसे लोगों को कवर किया है। तो इनकी बातचीत से लगा कि जिस खुदा की, अल्लाह की, गॉड की बात कर रहे थे, ईश्वर की, रियली में ये नेचर को उसी ने बनाया। एक बार हम अपने धर्म में कहते हैं कि सब कुछ उसी ने दिया है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वो भी इनको बनाया है, तो क्या हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? तो इनकी बातचीत से लगा एक इमोशन भरा इनके सेंटेंसेस थे, अपनी आप बीती थी। तो कितनी अजीब सी बात है ना कि हम लोग कम समझ पाते हैं। वैसे समझते तो हम लोग कम बहुत कुछ हैं, क्योंकि ये जो लेयर्स है ना, मिस्टीरियस वर्ल्ड है, तो हम लोग उसका 0.001% भी नहीं समझ पाए। अनरावलिंग चल रही है, पर्दा दर पर्दा उठता जा रहा है। हम लोग और समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। साइंटिस्ट इसमें बहुत सारी भूमिकाएं निभा चुके हैं, लेखकों का बड़ा योगदान है, एनजीओज का, सिविल सोसाइटीज़ का बहुत योगदान है, और बहुत सारे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारे राइट्स दिए जा चुके हैं। इंडिया में अभी ऑफ रिकॉर्ड इन्होंने बातचीत की, इतना इमोशनल हो गई है कि हमें तो लग रहा था कि मैं क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाऊंगा इनसे। प्रश्न पूछना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत किया, क्योंकि मैं भी कभी समझ पाता हूँ। हालांकि मेरे अंदर रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा है, रत्ती भर भी उनसे कम नहीं है जो मेल फीमेल है रियली में। इनके राइट्स इनको मिलने चाहिए। और जिस तरीके से अपनी चीज़ें बयां कर रही थी, और रियली में अमेजिंग था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस एज में आपने घर छोड़ी या घर से छुड़वा दिया गया? घर से मुझे आधी रात को कहने पर मजबूर किया कि तुम मानते नहीं,
तुम लड़कियों की तरह जीतते हो, तुमने तो एक लड़के में जन्म मैंने तुमको दिया। माता तो मेरी नहीं रही, मैंने माँ को नहीं देखा, मैंने दूसरी माँ को देखा जो पिताजी दूसरी शादी कर लाए, और उस माँ के भड़काने पर पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया आधी रात को। और आधी रात को मैं घर से बाहर चली आई, और आने के बाद क्या कहूँ, ये आंसू बहुत सूख गए रोते रोते कि माँ नहीं है, बाप नहीं है यार, अकेले हो। तो लगता है रोडों पर सोना, हर गलियां जाना, इधर उधर जाकर भूख। तो एक तो बात कंफर्म है यार, आप चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, आप चाहे देश का प्रधानमंत्री हो जाओ, और या तो युद्धोपति करोड़पति, पैसे रह के भी अगर से आपके पास खाने का नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। भूख ऐसी चीज़ है, भूख तो बहुत सताती है। भूखे रहना पड़ा, लोगों के घर बर्तन मांजना पड़ा, झाड़ू पोछे लगाने पड़े, और इसी हालात ने, इस स्ट्रगल्स ने हमें सिखा दिया कि समाज हमारे पक्ष में नहीं है, ना फैमिली हमारा पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक जीव जंतु को पाल लेते हैं लोग, एक चिड़िया को खरीद लाते हैं, पाल लेते हैं। एक दिव्यांग बच्चा पैदा होता है, उसको शरण दे देते हैं घर के अंदर, अगर से वो पैरालाइज होता है तो उसकी सालों साल उसको नौकर लगा के उसकी सेवाएं पानी की जाती। हम तो दिव्यांग पे नहीं थे, लगता होगा क्या हमारे चाल ढाल पे दिव्यांग होगी, या हमारे पढ़ने होने के नेचर्स उनको दिव्यांग लगते रहे हैं, तो इसलिए हमको घर से बाहर निकाल दिया। या तो हमारी सोच दिव्यांग हो गई होगी, या तो उनकी सोच दिव्यांग हुई होगी। तभी तो मैं ये कह रही कि ये माता पिता की सोच दिव्यांग हो चुकी है इस वक्त। हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि दिव्यांग जो आप क्वेश्चन उठाए हैं कि या तो मेरी या तो उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बेशक मतलब बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ साइंटिफिकली कि आपकी सोच दिव्यांग नहीं है, लोगों की ही सोच दिव्यांग है और उनकी सोच दिव्यांग है। तो मैं अभी जो भूख की आप बात कर रही थी तो हमें याद आ रहा है, अभी जावेद अख्तर का मैं सुना था इंटरव्यू, उसमें शैलेंद्र को के बारे में बोलते उन्होंने बोला था कि कितने अमेजिंग गीत लिखे उन्होंने भूख के ऊपर की, रोटी चटनी अचार और ये सब इसके ऊपर लिखे हैं। एग्जैक्ट में मुझे याद तो नहीं है वो गीत, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो गीत आते कहाँ से हैं। तो वो वही उस भूख को समझ सकता है जो 2-3 दिन का भूखा हो। 3 लोगों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है समाज में, दुनिया में, कि बोलते बोलते कितने इमोशनल हो जा रही है ये आप देख सकते हैं इनके एक्सप्रेशन से, इनके जेस्चर से। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने जितने लोगों से मिला है, बहुत सारे एक्सप्रेसिव लोग रहे हैं, लेकिन जितना एक्सप्रेसिव ये हैं वो अल्टीमेट है, मतलब फार बियॉन्ड इमेजिनेशन। खासकर मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग है। तो ये जो अपनी जो त्रासदी बता रही समाज की, लोगों ने अब सेक्स को इतना लिमिट कर दिया है कि एक बच्चा जो पैर से विकलांग है, हाथ से है, आंख से है, उसको पाल रहे हैं, एक अंधे को भी पाल रहे हैं, लेकिन सेक्स को इतना लिमिट कर दिया है कि आप उसी से आप बायकॉट कर दे रहे हैं। आप अपने इज्जत का मान रहे हैं कि इज्जत के खिलाफ है। तो ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने अपनी माँ के बारे में बोला, और बीच बीच में बोल भी रहे हैं, अक्सर बोल रही हैं ये बात कि न मेरा बाप है, न माँ है, न भाई बहन है, कोई नहीं है, हालांकि हम लोग हैं, ठीक है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अलग अलग तरह के जो एबनॉर्मलिटीज नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि नेचर की ये ब्यूटी है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो फैसिनेटिंग जो वर्ल्ड है, इसमें तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के कलर हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। मैं तो ये भी देखा हूँ जो शादियों को लेकर एक पॉडकास्ट भी मैं किया था शादी के ऊपर, लोग इतने रिचुअल्स बना चुके हैं, ट्रेडिशन बना लिए हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जानवरों में तो शादियां नहीं होती, यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप भी चलता होगा, उनमें तो चलता ही है, शादियां तो होती नहीं है। पर ऐसे पंछी हैं, मतलब पंछी हैं जो एक बार चुन लेते हैं अपने कपल को, तो फिर एक के मर जाने के बाद दूसरा भी मर जाता है, इतना साथ निभाते हैं। मैं ये सोच रहा था कि नेचर इतना ब्यूटीफुल है, उसमें आप भी इतने ब्यूटीफुल हैं,
सो लोगों की सोच इतनी खराब कैसे हो सकती है, मतलब मेरी नज़र में, कि कभी कभी सोचता हूँ कि लोग हैं कैसे। ये सेंसिटिविटी उनके अंदर लाने की ज़रूरत है। फिर से मैं कहूँगा कि लोगों ने बहुत लिखा है आप जैसे लोगों के ऊपर, फिल्में बनी हैं, पॉडकास्ट हुए हैं, लोग अपने विचार रखे हैं, लोगों ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रीज में राइट्स दिए हैं, इक्वल राइट्स, थोड़ा सा रत्ती भर भी कम नहीं है। अब हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, और खासकर हमको लगता है कि राइट्स कुछ होंगे भी तो बहुत ही लिमिटेड हैं, और राइट से कहीं ज़्यादा मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑन पेपर अलग बात हो गई, लेकिन जब तक लोग नहीं बदलेंगे, लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक वो अधिकार आपको नहीं मिल सकते। क्योंकि कितना भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर पे लॉज बना लीजिए, लेकिन इज्जत तो समाज से मिलनी है, वो गवर्नमेंट से नहीं मिलनी है। तो मैं यही कहूँगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको शेयर भी करें, इस पॉडकास्ट को, और सेंसिटिविटी लोगों के अंदर डेवलप करें। वो इस पॉडकास्ट से देख के, इनके इमोशन को देख के तो समझना होगा आपको। शायद आपके जीवन में ये पहला पॉडकास्ट होगा, मे भी कि ये पहला देख रहे होंगे आप, तो आप समझिए कि, और सभी लोग मिलके फाइट करते हैं। हम और यहाँ पे कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं, तो सब लोग मिलके लड़ेंगे, सबको समझाएंगे और उनको समझ देंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन कहाँ तक रहा, क्योंकि एजुकेशन ने काफी कुछ आपको देता। हाँ, एजुकेशन सलमा नाम से तो एडमिशन होगा नहीं भाई, लड़की है, छोटे छोटे बाल हैं, कैसे हो सकता है। मरुपट्टा लेने का बहुत शौक, अभी मैंने शॉल ले ली, इतनी मेरी फोटोज देखो, उसमें सब मेरे रुपट्टे हैं मेरे पास। दुपट्टा ओढ़ना अच्छा। मेरा नाम सलमान, जो एक लड़कों का नाम दिया था सलमान, मेरा नाम रियली सलमान, मैंने अपना नाम चुना, मैं आई एम सलमा। और मैं अपने आप को महिला फील करती हूँ ना, फिर आपको कौन सी प्रॉब्लम है। तो मेरी एजुकेशन जामिया फारूकिया मदरसा, रेवड़ी तालाब पार्क के पास एक जामिया फारूकिया एक मदरसा मुस्लिम कम्युनिटी का, उसमें मेरा एडमिशन हुआ, उसमें मैं पढ़ती थी। तरह तरह के कमेंट्समेंट छक्का है, लड़कियों जैसे चलता है, तेरी वजह से मेरा मदरसा खराब होगा, बच्चे खराब हो रहे हैं, तेरी साथ हमें सब बातचीत करते हैं, पढ़ता नहीं। माश ने 2 बार तो हमें पेपर में बैठने भी नहीं दिया कि नहीं तुम्हारे से बच्चे भी कर रहे हैं, पिता ने सुना तो पढ़ने लायक नहीं है, चलो घर चलो। मेरे को 12 साल की उम्र में मेरे डाई को काम, जो कपड़े डाई किए जाते हैं, साड़ी डाई किए जाते हैं, ये वाराणसी की साड़ी की कल्चर की परंपरा है। बिनाई, धुलाई, कटाई, बिनाई सब कुछ चलता, तो मैं डाई करती थी और मैं साड़ी को मैं वॉश करती थी, वॉश करके मैं छतों पर डाला करती थी बड़े दिन तक की है। इसमें एसिड भी डाली जाती है कलर के अंदर, जिससे कलर वो ना हो। उसके होते होते मैं टीबी की मैं मरीज भी हो गई, इतने ज़्यादा एसिड लगने लगे, और 3 तल्ला सीढ़ी में चढ़ के जाती थी, उतरती थी। और करते करते ये समाज बड़ा दो मुँहा सांप है, ये आपको समझ नहीं पाएगा कभी। इसलिए कि यार हम लोगों के लिए कहीं जगह नहीं है। या खुद से खाना हो, एक ट्रांसजेंडर, उसको स्कूल में पढ़ने की जगह नहीं है। हमें भी है कि हम अपने पिता की उंगली पकड़ के स्कूल जाएं। हमें भी है कि हम स्कूल से आएंगे, मेरी माँ खाना बना के लिए रखे रहेगी, खाएंगे, भाई बहनों से कोचिंग पढ़ेंगे। नहीं हो पाया ना, इसी वजह से समाज ऐसा है कि ये दर्द मैं आपसे बयां कर रही हूँ कि हम लोग बहुत टूटे हुए इंसान हैं। दिन भर आपके साथ हंस बोल लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, रात नहीं कट पाती। तो मोबाइल का ज़माना है कि मोबाइल में चीज़ें चलाकर, गाने चलाकर, म्यूज़िक चला के बर्दाश्त तो कर सकते हैं, मगर फैमिली की याद बहुत आती है कि फैमिली क्यों नहीं हमारे साथ है। मैंने 5 क्लास तक शिक्षा ली, उसके बाद जब घर से निकाल दिया गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा पढ़ने का। फिर काम करना पड़ा, काम करते करते टीबी के मरीज हो गए, कफ आने लगे, कफ के साथ साथ ब्लड आने लगा,
अगर से कुछ संसार के कुछ भले लोग ना होते तो हम आपके पॉडकास्ट में ब्रिजेश जी ना दिखते। नहीं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझते हैं और आप जैसे लोगों को समझते हैं। मैं बस इतना ही इस पॉडकास्ट का हम लोग का जो सेंस है, जो ये कर रहे हैं हम लोग, बस यही है कि समाज में जागरूकता पैदा हो, लोग समझें और खूब बड़े स्तर पे ये फैले, लोग इसको देखें और थोड़ी देर के लिए महसूस करें वो कि यदि उनके साथ ऐसा होता तो क्या होता। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, जो स्टॉक पे देखा है मैंने टेक टॉक पे देखा है, बहुत सारे इंटरव्यूज देखा है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ। हालांकि मेरे दिल में रिस्पेक्ट हमेशा से रहा, बचपन से रहा। पता नहीं क्यों ये सेंसिटिविटी मेरे दिमाग में पहले से बनी हुई है। शायद मेरे माँ बाप मेरे को सिखाते रहे कि सभी बराबर है, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। धीरे धीरे मैं किताबें पढ़ के नेचर को समझते हुए समझा कि जैसा मैं कहा था कि ये पूरा कलरफुल और विविधताओं से भरा हुआ पूरा ये संसार है, ब्रह्मांड है। तो उसमें इनकी भी हिस्सेदारी वैसी है जैसे किसी एक की है, जैसे आपकी है, हमारी है, वैसे इनकी भी है। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि हम जजमेंटल हो जाते हैं कि इनके कारण ये खराब हो रहे हैं, ये व्यवस्था खराब हो रही है, बच्चे खराब हो रहे हैं। वो बच्चे खराब नहीं होते हैं, बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, बच्चे तो कुछ नहीं जानते हैं, जैसे ये भी कुछ नहीं जान रही होंगी उस समय। हम और आप खराब होते हैं। हमारे दिमाग में गोबर और कूड़ा भरा हुआ है जो हम थोप देते हैं और बच्चों के कंधों के ऊपर रख के तलवार मतलब बंदूक चलाते हैं। तो ये नहीं करना है हम लोगों को। सो मैंने ऐसे लोगों के पॉडकास्ट और ऐसे लोगों के इंटरव्यू सुना हूँ, मैं स्पीच सुना हूँ, लेक्चर सुना हूँ। मैं तो इतना अमेज्ड मतलब हो गया था कि वो एक बच्चे को पाल रहे हैं हर तरह के जेंडर वाले, इस तरह के ट्रांसजेंडर वाला देखा। वो पढ़ा लिखा के उस बच्चे को, एक अनाथ बच्चे को पाल पोस के पढ़ा लिखा के कोई डॉक्टर बना दिया, कोई इंजीनियर बना दिया, और वो बच्चा के लिए वही पूरा संसार है, वही माँ बाप है, जो भी है। सोचिए, जो रियल में माँ बाप, जो एक मेल या फीमेल जो बच्चा है जितना नहीं कर पाता, उससे कहीं ज्यादा ये लोग कर रहे हैं। और समाज में जितना कंट्रीब्यूशन और जितना अच्छा बोल रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों में से शायद कोई बोल पाएगा। मतलब शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कम लोग इतने अच्छे से, इतने कम एजुकेशन में बोल पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उनको हक दिया जाए। जो भी अब नई जनरेशन आएगी, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू सबको हक मिलना चाहिए, सबको राइट्स मिलना चाहिए। गवर्नमेंट के पास ये जाना भी चाहिए, गवर्नमेंट भी देखे इसको, एडमिनिस्ट्रेशन देखे, इनको वो राइट्स दे। अब आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया ना कि लड़की की तरह आप बिहेव करने लगे, चलने लगी, तो क्या आपकी क्या गलती है? तो गलती आपकी नहीं है, गलती तो जो देख रहे हैं उनकी नज़र में है। मैं बस थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि सेक्सुअली जैसे होता है ना कि हमको लगने लगता है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, ऐसे तो आपको कब से लगने लगा कि आप लड़की हैं? मतलब किस एज से? देखिए, बचपन से, छोटे से लगता है कि थोड़ा बड़े होने पे लगा? विजय जी, मैं तो संसार के लोगों से एक बार माफी मांगना चाहूंगी। मैं संसार के सृष्टि पर जो बसे लोग हैं, ईश्वर ने जो लोगों को बसाया है, इंसानों को, संसार सामाजिक न्याय मुझे नहीं है, इसलिए नहीं। मेरे को बचपन से मतलब कि लड़कियों की तरह रहना, चूड़ियाँ पहनना, बिंदी लगाना, बड़े बाल रखना, तो जाहिर सी बात है सामने बंदे की भाई लड़की है क्या, अपने आप को लड़की बोल देता तो ठीक है, तब तक तो बहुत अच्छा लगा कि लड़की बोल दिया इसने। बीच में भाई क्या है यार, ये लड़की है, ये लड़का है, ये क्या है? तो फिर वो दोनों वायलेंस से एक आवाज आती है, अबे हिजड़ा है वो, हिजड़ा। कुछ लोगों के वर्ड से अबे मीठा है यार, फिर कुछ लोग बोलते हैं गांडू है, ये वर्ड है। अगर से एक लड़की को, नॉर्मल लड़की को अगर से कोई गलत वर्ड उसके साथ इस्तेमाल कर दे, तो लड़की काली भी बनती है, दुर्गा भी बनती है, भवानी भी बनती है, और राइट की भी दुर्गा बन जाती है। हाउ आर यू?
तुमने बोला कैसे मुझे? ओह, मैं कैसे भी कपड़े पहन, तुमसे क्या मतलब? ऐसे होता है, चप्पल भी ओह, जूतियां भी मार माय देती गॉड, है। ये क्या कर रहा है? हाँ। अभी देख कर कुछ भी बोले हम तो सह लेते हैं। लड़कियां तो नहीं बर्दाश्त करती, लड़कियां तो बिल्कुल एफआईआर कर रहे हैं, तुरंत पुलिस में जा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। उनकी सुनवाई भी होती है, सुनवाई इसलिए कि उनके लिए एक लॉ बना हुआ है। मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ, ज्योतिराव फुले भाई को, माता सावित्री बाई को, ये देश के ऐसी जो ताकतवर महिला और उसके साथ एक पुरुष, उनका पति, दोनों की ताकत इस देश की महिलाओं को बल दिया, उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर दिया। आज माता सावित्री बाई नहीं होती तो फिर कौन पढ़ने लिखने में आ गया था? उनके साथ बहुत भेदभाव है। महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को घूंघट में रहने दिया जाता था, महिला ये कर रही, महिला वो कर रही। अगर सिर्फ महिला एक पुरुष की महिला की जरूरत है और तुम्हारी जेनेटिक से एक बिटिया पैदा हो गई तो संसार के लिए क्या हो जाता था? नासूर है, श्राप है, लड़की पैदा कर दिया तूने। लड़का पैदा होती तो घर में लड्डू बटते थे, मोहल्ले में लड्डू बटते थे। और उससे बुरी हाल हो गई कि कोई इंटरसेक्स बच्चा पैदा हो गया, जिसको कहते हैं ट्रांसजेंडर बच्चा, और हिंदी में कहते हैं किन्नर। डॉक्टर ने बता दिया किन्नर बच्चा पैदा हुआ है, तो यूं ही तकिया रख के उसको जीवन को वही मार देते, उसके आए हुए दुनिया में उसको फिर उस दुनिया में लौटा देते। शर्म करो, ईश्वर से डरो। तुम्हें ईश्वर, तुम मंदिरों में सर झुका रहे हो, मस्जिदों में सर झुका रहे हो, तुम चर्च में सर झुका रहे हो, तुम गुरुद्वारे में सर झुका रहे हो और किसी की हत्या कर रहे हो। वो उससे पहले सीखो कि क्या कर रहे हो। जो जीवन जीने के लिए आया, भगवान ने तुम्हें भी भेजा इस दुनिया में, और भगवान ने तुम्हारी गर्भ में एक बच्चा पल गया तो वो नासूर हो गया, ट्रांसजेंडर बच्चा पल गया। मैं तो कोई आसमान से तो नहीं आई, मैं भी माँ के पेट से पैदा हुई। एक मेल फीमेल ट्रांसजेंडर माँ के पेट से पैदा हुई। मेरी माँ के गर्भ के साथ भेदभाव, तुम्हारी माँ के गर्भ के साथ इतना सम्मान क्यों? ये जो बता रही थी अभी, इनके बातचीत से लगा कि कितना ज्ञान है इन्हें। सावित्री बाई फुले नाम लिया था इन्होंने। मैं ऐड कर दूं इसमें कि सावित्री बाई फुले एक ऐसी महिला थी जो लड़कियों के एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ा था। उन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल खोला था जिसमें लड़कियां पढ़ने गई थी। उससे पहले लड़कियों को अधिकार नहीं था, लड़कियां पढ़ती नहीं थी। तो सावित्री बाई फुले ने लड़कियों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ज्योतिबा फुले वो उनका साथ दिए, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएसए जो अपने आप को सुपर पावर और इतना अपने आप को एडवांस समझता है, बहुत ज़्यादातर कंट्रीज़ में, बहुत पहले की बात करूं, कहीं भी राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स नहीं थे। फीमेल को घर में एक गुलाम की तरह ज़िंदगी जिया करती थी। कभी सती प्रथा हुआ करता था कि जब पति मर गया तो पत्नी उसी के साथ जिंदा जला दी जाती थी, लेकिन पत्नी मर जाती थी तो पति को नहीं जलाया जाता था। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस रहे हैं। तो जैसा ये बोल रही हैं कि लड़कियों के साथ भेदभाव हुआ है, वो धीरे धीरे अब उनको राइट्स मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इनको भी मिलेंगे, पर देर ना हो जाए। देर ना हो जाए का सेंस ये है मेरा कि कभी लड़कियों को जो अधिकार नहीं मिले थे, आज हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर घर में ये हो रहा है कि अपने बेटी को भी पढ़ाना है। इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, इसको लेके खूब बातें हो रही है, पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। बॉडी फिगर, इसके मसल पावर में तो डिफरेंसेस हैं, पर ब्रेन के लेवल पे डिफरेंस नहीं है, अचीवमेंट के लेवल पे डिफरेंस नहीं है, सेंस के लेवल पे डिफरेंस नहीं है। इमोशन में बल्कि ज़्यादा इमोशनल लड़कियां होती हैं। तो यदि मैं साइंटिफिकली बात करूं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। पता नहीं आप ये चार्ल्स डार्विन को, एवोल्यूशन को आप कितना समझते होंगे, हमें नहीं मालूम, लेकिन ज़रूर पढ़ना ज़रूर चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहिए। और साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है रेशनल थॉट्स। मैं 25 लाख साल की ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ा हूँ, ह्यूमन मैनकाइंड, मतलब आप सेपियंस, जो मेरे फेवरेट ऑथर हैं, युवल नोआ हरारी। आपको सरप्राइज होगा जान के, जो मेरे फेवरेट ऑथर हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है, वो भी गे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो भी गे हैं
और जब मैं उनको सुनता हूँ, इस समय दुनिया के सबसे इंटेलेक्चुअल माने जा रहे हैं। उनके इंटरव्यूज देखिएगा, उनके पॉडकास्ट देखिएगा, आपको सरप्राइज होगा। मैंने बहुत सुना है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को सुना है, सबसे ज़्यादा मैंने उन्हीं को पढ़ा है। अब सेपियंस पढ़िएगा, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग की जर्नी रही है, कैसे बंदर से अलग होते हुए, म्यूटेट होते हुए, चेंज होते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए, इवॉल्व होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तब तो कोई धर्म नहीं था, तब तक तो हमें इतनी जेंडर की समझ नहीं थी, न लैंग्वेज की थी, न संगीत का था, न नेचर की समझ थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इवोल्यूशन के लैडर में हम टॉप पे आ गए एज अ ह्यूमन बीइंग, मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्पीसीज में। लेकिन मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्पीसीज होते हुए भी सबसे बदतर स्थिति बना दिए हैं हम आपस में एक दूसरे को अलग थलग करते हुए। बल्कि इतना डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्पीसीज में नहीं है। मतलब एक स्पीसीज जो टाइग्रस जिसे बोलते हैं, उसमें लॉयन होता है, चीता होता है, तेंदुआ होता है, पैंथर, मतलब उसमें तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें भी इस तरह के इतने डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जितना हम इनके लिए किए हुए हैं, जितने कास्टिज्म में है, जितने धर्मों में लेकर है। तो मैं बस बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ साइंटिफिक अप्रोच को लेकर, कि जो ये बता रहे थे कि कभी लड़कियों के उतने राइट्स नहीं थे। ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने लड़ाई लड़ी और काफ़ी दिनों तक ये करते हुए यहाँ तक पहुँचे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करने के लिए माने जाते हैं। अभी भी बहुत सारी प्रथाएं गलत हैं। हमें तो ये भी प्रथा गलत लगती है कि लड़की को पाला पोसा जाता है, पढ़ाया लिखा जाता है, इतना इमोशनल कनेक्शन होता है, विदाई के दिन घर से जाओ तुम अब वहाँ के हो। अब वहाँ पे अच्छे लोग न मिले, नई जर्नी शुरू करती है, अच्छे लोग न मिले तो उसकी क्या गलती है? उसका तो न मायका अपना रह जाता है, न ससुराल है उसका। ससुराल के लोग कम समझते हैं क्योंकि उसे गेस्ट के रूप में मानते हैं, कि समझने की कोशिश करते हैं कि भाई उसे थोड़ा ध्यान दिया जाए और समझने की कोशिश करते हैं। मायका वाले कहते हैं अब तुम्हारा वही घर है। आधी आबादी इन चीज़ों से सफ़र कर रही है। आधी आबादी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि दुनिया में आधे स्त्रियां होंगी और आधे पुरुष होंगे, लेकिन उनमें इनका भी स्थान अब है। भले ही उस प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा संख्या उनकी होगी, लेकिन इनकी भी कम संख्या नहीं है। इनको भी उतने ही अधिकार हैं। जिस तरह से आज तक हम लोग लड़कियों को अधिकार नहीं दे पाए थे, वोटिंग राइट्स नहीं दे पाए थे, होमोसेपियंस में युवल नोह हरारी ने पूरा इवोल्यूशन और यहाँ तक एडवांसमेंट में, ह्यूमन एडवांसमेंट में इमोशन को लेकर लिखा है, कल्चर को लेकर लिखा है, फाइट को लेकर लिखा है कि किस तरीके से औरतों को कह दिया गया था। गुफाओं में जब रहा करते थे, केव मैन ने ये डिसाइड कर लिया कि जंगली जानवर से बचाने के लिए लड़कियों से ही बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका काम है घर में बंद रहना। हम जाएंगे कमा उमा के लेके आएंगे, फल लेके आएंगे, और तुम्हारा काम है इसी में रह के बच्चे को पालना, आगे बढ़ाना। धीरे धीरे वो कल्चर बनता चला गया। पुरुष प्रथा, ये पुरुष सत्तात्मक जो एक सोच होती है वो हावी हो गई, और राज करने के लिए इस तरह के कल्चर डेवलप कर दिए गए कि हमारी आधी आबादी गुलाम बन गई। अब हम लोग लड़ाई लड़के, लड़कियों मैं पढ़ाता हूँ, IIT और नीट की तैयारी करवाता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि बराबर संख्या में होते हुए पैदाइशी संख्या बराबर है, लेकिन लड़कियों को लोग कम पढ़ा रहे हैं। अब तो ज्यादा संख्या हो गया है। कभी समय था कि 0 था। जैसा कि मैं आपको बताया कि सावित्रीबाई फुले ने बताया कि लड़कियों को पढ़ना होगा, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो मैं तो कभी बहुत सारा वायरल हो रहा था कि हर लड़कियों को सरस्वती पूजा करने के साथ साथ सावित्रीबाई फुले का भी पूजा करना चाहिए, हर लड़की को करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं लोग। लड़कियां तो कम से कम करें। तो लड़कियों को अधिकार धीरे धीरे बाद में मिला, इनको भी मिलेगा। जितना ही लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और हम जैसे लोग इस तरह का पॉडकास्ट करेंगे, इनका इंटरव्यू करेंगे, तो लोग समझेंगे। लेकिन क्यों ना थोड़ा फास्ट हो जाए हम लोग। इनको जैसे हम सबकी इज्जत करते हैं, हमारी इज्जत होती है, उतने ही सेंस के साथ, उतने ही स्पेस के साथ ऐसे लोगों को इज्जत दिया जाए। क्योंकि यदि आप इनको इज्जत नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने नेचर को इज्जत नहीं दिया, आपने माँ की कोख को इज्जत नहीं दिया, आपने गॉड को और खुदा को, अल्लाह को इज्जत नहीं दिया, क्योंकि उन्हीं की, उसी की देन है ये।
तो मैं आगे इसी सिलसिले में आपसे फिर से मैं कुछ लंबा बोल गया क्योंकि थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं भी जब देखता हूँ, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल थी। मैं बीच में रोकने की को चाह रहा था कि रोकूं, होल्ड करूं, आपको हाथ पकड़ लूं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, आप बोलिए क्योंकि लोगों के पास तो मैसेज जाना ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप जब भीड़ में आप चलते हैं, कहीं पे इधर उधर जाते होंगे मॉल्स में या कहीं पे भी, तो आप तो काफ़ी मैच्योर हैं, बड़े हो गई हैं आप, तो अभी भी आप फेस करते हैं कि वो अंदर से अंदर पत्थर दिल हो चुका है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है आपको? मैं अब तो बड़े हो चुकी हैं ना, इसलिए मैं भारत की जनता से और अन्य के देश, जितने भी देश कंट्रीज है, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे इस भारत में जीने का अधिकार है, ठीक है। जिस तरीके से तुम अपनी बहनों को लेके मार्केटों में आते हो, प्लेस पे आते हो, माँ को, बहन को, भाई को, एक बीवी को लेके आते हो, बिटिया को लेके आते हो, वैसे एक भी मैं महिला हूँ। मैं अपने महिला होने पर, अपने ट्रांस होने पर गर्व करती हूँ। अगर से आप मेरे साथ किसी तरीके का भेदभाव करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सलमा आपसे एक कदम पीछे नहीं हटते। क्या बात है? इसलिए कि हम इस देश की नारी हूँ, मैं अर्ध नारी हूँ, इस देश की मजबूत नारी हूँ। एक नारी का सम्मान करते हो, उस नारी की, एक नर से पैदा होकर नर नारी हूँ मैं। हम दोनों नारी को मिलाकर एक मजबूत नारियों का एक सम्मान करना चाहते हैं, मगर एक कम्युनिटी मतलब कि जिस तरीके से हमें महिला नहीं समझती, हमें क्या कहा जाए, तू तो लड़का ही पैदा हुआ है भाई, लड़का था फिर लड़की हो गया, फिर तो और प्रदेश में आ गया, फिर क्यों नहीं कहता है लड़की? जब एक मैं महिलाओं को बहुत सम्मान करती हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो मेरी माताएं बहनें कभी जीन्स टॉप्स पहन लेते हैं, वो कभी बॉय कट्स करा लेते, तो उनको क्या कहते हैं? बिटिया है, बिटिया। मगर वो लड़के अपने मेंबर्स होते हैं कि मैं एक लड़का हूँ। एक जेंडर से भी है जिसको लेस्बियन बोलते हैं। तो बेटा ठीक है, तुम लेस्बियन है, ठीक है, मजबूत है। माँ एक गर्व से कहती है मेरी लड़की एक लड़का के रूप में जी के लोगों से लड़ती है। मैं कहती हूँ एक लड़का के रूप में पैदा हुई, मगर एक नारी बन के आपके सामने जीती हूँ और आपसे लड़ती हूँ, आपसे फाइट करती हूँ और करती रहूंगी। इसलिए कि आने वाली जो जनरेशन ट्रांसजेंडर की है, ऐसी स्थिति देखना ना पड़े जैसे हम लोग देख रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जनता से, आप भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ कि जब तक आप मुझे अपने बीच ज्वाइन नहीं करेंगे, हमें सामाजिक न्याय नहीं देंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर ये आप गलत फहमी में न रही कि हम नहीं कर पाएंगे, हमने कह दिया, मगर हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि आपको मजबूर होना पड़ेगा हमें महिला कहने पर। ओके, मैं इनकी बातचीत से हमें याद आया कि जो अर्धनारीश्वर का एक कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में, तो मैं तो बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करता रहता हूँ एज बीइंग मतलब लर्नर ऑफ क्या बोलेंगे, लर्नर। मैं तो आदमी हमेशा लर्नर ही रहता है, लर्निंग मोड में रहता है। तो मैं मेरे क्वेश्चन में मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था ताकि मैं लोगों से पूछ सकूं। बड़ा सोचा तब मैं पूछने लगा लोगों से कि हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है कि श्रद्धा और मनु थे, उनसे पूरी सृष्टि ये बनी, सारे लोग आए। दो लोग थे, श्रद्धा और मनु, मेल फीमेल। इस्लामिज्म में कॉन्सेप्ट है कि आदम और हवा थे, दो लोग थे, फिर उनसे पूरी जनरेशन आई है। और क्रिश्चियनिज्म में है एडम और ईव थे, उन दोनों लोगों से पूरे लोग में है। शुरू में यही दो लोग थे, भगवान ने उन लोगों को भेजा था। मेरे दिमाग में ये आया फिर उसके बाद कि उनसे क्वेश्चन पूछा, जो लोग स्क्रिप्चर्स में हैं, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछा कि श्रद्धा और मनु से जब बच्चे पैदा हुए तो भाई बहन हुए होंगे, तो फिर उनकी शादियां हुई होंगी या फिर इंटरकोर्स ऐसे कुछ हुआ होगा तो फिर आगे बढ़ा होगा, नहीं तो फिर कोई और तो है नहीं। ठीक वैसे ही इस्लामिज्म में भी है आदम और हवा, और वैसे ही एडम और ईव है। सेम क्वेश्चन। लोग कॉन्सेप्ट देते हैं अर्धनारीश्वर का कि दोनों एक में थे, तो फिर अलग अलग क्यों? कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने अनुसार हम अपनी चीज़ें, माइथोलॉजी और चीज़ें बताते हैं और बनाते हैं, और
मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसको आप जस्टिफाई कैसे करते हैं? अर्धनारीश्वर से। आप भी वही हैं। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको भी वही हक है। ये मैं क्वेश्चन जो पूछा था कि जब आप भीड़ में जाती हैं, मॉल्स में जाती हैं, कहीं और जाती हैं, तो कितना फेस करती हैं? क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा शायद। जब आप पढ़ने जा रही थी तो लोग मना करने लगे कि बच्चे खराब हो जाएंगे, आपके पापा आपको लेके चले गए कि तू अब नहीं पढ़ेगी अब। तो मैं जस्ट ये क्वेश्चन मेरा ये था कि अब इतने बड़े होने के बाद, इतने मैच्योरिटी के बाद, इतना सेंस के बाद, अब आपके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, कितना फेस करती हैं। तो ये बड़ा जुनूनी होके बोली है कि हमें लड़ाई लड़ना है, और ताकि ट्रांसजेंडर आगे आने वाले में जनरेशन में वो फेस ना करें। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, और इस पॉडकास्ट से, हमारी बातचीत से, साइंटिफिक अप्रोच से, रेशनल थॉट से लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अपने बच्चे को ये तालीम दें कि आप जैसे लोगों को उतना ही हक दें, उतनी ही इज्जत दें जितना मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने को देती हैं, ट्रांसजेंडर एक दूसरे को देते हैं। तो दुनिया तभी खूबसूरत होगी। कम से कम इतना मिनिमम सेंस हम सभी को तो रखना ही होगा, जिसे सिविक सेंस बोलते हैं। तो हम सभी लोग, बल्कि आज प्रतिज्ञा करें जो सुन रहे हैं मेरे से, कि भले ही आप हो सकता है अपने घर में एक्सेप्ट ना करें, मेरे अनुसार तो करना चाहिए, और आपको उतना ही पाल पोस के, उतना ही इमोशन के साथ, उतना ही सिंपैथी और पैम्पर के साथ उसे, बच्चे को पाले पोसे बड़ा करें, और उसको वो सारी फैसिलिटीज, सारी रिसोर्सेज, सारा लव प्यार जो भी हो सकता है सब आप दें उसको, जितना आप एक मेल बच्चे को, फीमेल बच्चे को देते हैं। जैसा इस समय अभी बेटियों को लेके लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस पॉडकास्ट के बाद अपने बच्चे को ये सेंस दें, बच्चे को दिखाएं, और कम से कम आप तो कम से कम बदल जाएं। मैं तो आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप इतने सेंसिबल हैं, बिना उसके कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मतलब मैं बड़ा ऐसे फील कर रहा हूँ, बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ कि समाज ऐसा भी है कि आपको पढ़ने नहीं दिया समाज ने। मैं आपकी जो कहिएगा, मैं हेल्प करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से किताब लेके जाएं, पढ़ें। और मुझे इतनी किताबें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी किताबें हैं। मुझे आज भी लगती है कि लोग इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि समंजस में थी कि लोग इतनी मोटी किताब पढ़ते कैसे हैं। भगवान की पढ़ते हैं, बहुत तरीके की किताबें, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, बहुत कुछ बनते हैं। किताबों के जरिए बहुत संघर्ष हुआ है कि लिखने वालों को मैं क्या ही कहूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तो मैं के चरणों में प्रणाम करती हूँ कि जो लोगों ने किताबें लिख के छोटे छोटे अक्षर लिखे होंगे। और लेकिन कितना भी लिखा गया होगा ना, हमें लगता है कि जितना भी लिखा गया होगा और जितना भी फिल्माया गया होगा, जितनी भी बातचीत हुई होगी, शायद ही कोई आपके दर्द को समझा होगा। मतलब 1% भी शायद ही कोई समझा होगा। मैं जिस तरह से मैं आपके इमोशन को, आपके जेस्चर को, आपके एक्सप्रेशन को देख रहा था, तो अब जो बोल रहे थे कि इतनी किताबें आपके नज़र में है ना कि पढ़ लिख के लोग डॉक्टर और इंजीनियर हो गए हैं। आपको मैं बता दूं रियलिटी क्या है। जिनको आप इंटेलेक्चुअल मान रही हैं, वो जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वही इतने वाहियात लोग हैं। मतलब सभी लोग नहीं, हाँ, जिनको आप इंटेलेक्चुअल समझ रही हैं, पढ़ लिख के बहुत बड़े लोग, वो रियली में अंदर से खोखले हैं, उनसे कहीं फार बेटर और बहुत खूबसूरत आप हैं। दिल की बहुत अच्छी हैं आप, और आपके विचार बहुत अच्छे हैं। जितनी लड़ाई आप अपने लिए लड़ी, मतलब मैं तो कभी सोचता हूँ कि ऐसे में सोच पा रहा हूँ कि मेरे साथ उतना डिस्क्रिमिनेशन होता है जितना आपके साथ है एज बीइंग मेल, तो शायद मैं जिंदा रहता कि नहीं, ये मतलब क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। पता नहीं कोई अभी 2 दिन पहले, परसों अभी एक आया है कि नीट की तैयारी करता हुआ एक बच्चा 6ठी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर लिया कोटा में। लोग छोटा स्ट्रेस नहीं सह पा रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर बनने का, अच्छा नहीं हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। इंजीनियर बनने का, IT निकालने का नहीं हो पा रहा है, सुसाइड कर ले रहे हैं। तमाम किसान जो लोन उनका माफ नहीं हुआ, चाहे फसल अच्छी नहीं हुई, कीड़े खा गए फसलें, तो सुसाइड कर लिए। छोटा एक प्रेशर था उनके ऊपर, एक छोटा इंसिडेंट था उनके लिए कि वो नहीं अचीव कर रहे थे। और लाइफ में तो डायमेंशंस बहुत सारे हैं ना, आयाम। आपको हर जगह से नकारा गया, लोग किए,
फिर भी आप इतनी खूबसूरती के साथ चीजें बता रही हैं, बैठी हुई हैं। मैं अपनी फीलिंग बता दूं कि अभी जितना अच्छा आपके साथ बातचीत करके लग रहा है, आज तक किसी के साथ नहीं लगा। मैं अपना मतलब एडमिट कर रहा हूँ कि रियली में अमेजिंग लग रहा है। और हमें तो प्रश्न ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या पूछूं। मैं इतना खुश हूं मैं कि मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूं और लोगों को समझ दे रहा हूं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन के बाद, इतना जाति के बाद, आपके अब ख्वाब क्या हैं? मतलब बनने के, क्या बनना चाहती हैं आप? क्या करना है आपको? क्या ट्रांसजेंडर्स के लिए लड़ाई क्यों लड़नी है? उनको हक दिलाना है कि कुछ इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ अचीवमेंट्स आप लोग सोचते हैं ना? होता ना कि आप शादी तो नहीं की होंगी शायद, शादी नहीं ना, तो अब आप होता ना कि शादी करते हैं, बच्चे उच्चे पैदा होते हैं, तो उनके ख्वाब उनके होते हैं कि बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसका खुलासा करें, आपके एम क्या है, गोल क्या है, कि क्या करना है? मेरा एक एम ही है ट्रांसजेंडर से नेता बनना। ओके, हाँ, गुड। इसलिए जब महिलाओं को राजनीति में जब अधिकार नहीं था, देश की पहली महिला जब देश की प्रधानमंत्री बनती, न जाने कितने पुरुषों को पेट में दर्द हो गया, कैसे प्रधानमंत्री बन गई महिला। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैसे प्रतिमा पाटिल बन गई। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कैसे मायावती कैसे मुख्यमंत्री बन गई। देश की पहली ट्रांसजेंडर कैसे एमएलए बन गई, मेयर भी बनी, एमएलए हाँ बन गई। हाँ जी, पेटों में दर्द है नेताओं के। सही बात है। हाँ हाँ, पेट में जो दर्द है कुछ भगवान के प्यारे हो गए, कुछ दुनिया में अभी है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे अहंकार से डरने वाली नहीं हूँ, न तुम्हारी गंदी राजनीति से, न तुम्हारी गंदी सोच से मैं दूर जाने वाली हूँ। तुम्हारी गंदी राजनीति को खंडन करने के लिए, तुम्हारी गलत सोच को खंडन करने के लिए हम ट्रांसजेंडर्स अब इस चुनाव के अंदर, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, किसी भी तरह का चुनाव होगा, अब ट्रांसजेंडर खुलकर मैदान में चुनाव लड़ेगा। इसलिए लड़ेगा चुनाव, लड़ने की कोई मनसा नहीं नेता बनने की, मगर इसलिए लड़ूंगा और इसलिए लड़ूंगी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे में, आरक्षण के मामले, राइट एजुकेशन, लोकतंत्र, कि आपकी जाति की इतनी हिस्सेदारी है तो आपको इतना आरक्षण मिलेगा। अब नेताओं की बेवकूफी देखो भाई, तुम्हारे जाति के इतने लोगों को तुम्हें इतना आरक्षण मिलेगा, कोई किसी भी जाति का कम व्यक्ति होगी संख्या तो उसको आरक्षण नहीं मिल पाएगा। मैं आरक्षणों के पक्ष में नहीं हूं, सबको मिले तो एक समान अधिकार मिले, समान आरक्षण मिले, सभी को बराबर मिले, चाहे वो दलित का बच्चा हो, चाहे ठाकुर, चाहे ब्राह्मण, चाहे ट्रांसजेंडर, चाहे महिला, सबको एक बराबर मिलना चाहिए। यहाँ तो पुरुष फर्स्ट जेंडर, महिला सेकेंड, हम थर्ड। थर्ड नहीं रख रहे हैं आपको अभी इसके बाद रखेंगे, और थर्ड नहीं रखेंगे। अब मेरे को लगता है कि जो लोग सुनेंगे अब आपको, फर्स्ट पे सभी लोगों को रखेंगे अब इसके बाद से। तो बराबर मैं फर्स्ट पे इसलिए बोल रहा हूँ बराबर, इसलिए सभी फर्स्ट पे हैं। मैं इसे फर्स्ट इसलिए सबको रखना चाहते हैं, फर्स्ट जेंडर सब इंडिया। बिल्कुल हाँ हाँ। अब हम जाति के नाम से पुकारे जाते हैं, या फला जाति फला जाति फला जाति। क्या भारतीय लगाने में क्या किसी को एलर्जी है क्या? भारतीय लगो तुम भारत के नागरिक हो। तो मेरा एम ये है कि मैं माँ भी बनने का बड़ा शौक है भाई। मुझे बच्चा पालना है, मुझे एक अनाथ बच्चा पालना है, और अपने समुदाय में भी एक पहल करनी है कि कितने बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं वो अनाथ आश्रम में पड़े हुए हैं, लाख बच्चे पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट खर्च उठाती है, दाई को ही माँ समझते हैं, बाप समझते हैं, ना ही उनको माँ मिलता है ना बाप मिलता है, बेचारे कहाँ से चले आए कहाँ चले गए। तो मैं गवर्नमेंट से और एक सुप्रीम कोर्ट की जजेस से मैं कहना चाहती हूँ कि किन्नरों को, ट्रांसजेंडर्स को, दोनों शब्द में कहना चाह रही हूँ कि इनको बच्चा पालने का अधिकार दे दिया जाए, कि अनाथ बच्चे पाले। गवर्नमेंट्स कुछ
गलत से उसके लोग कहते हैं कि इनको किन्नर बना देंगे पालेंगे, तो ये नेगेटिविटी चल रही है। तो हम चाहते हैं कि एक अनाथ बच्चे को एक माँ मिलेगी और एक अनाथ ट्रांसजेंडर्स को एक बच्चा मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मिलेगा, एक संसार में और इस देश में एक नया परिवार बसने जाएगा। जब बसेगा एक नया परिवार तो अच्छे अच्छे लोगों की सोच बदलेगी। जब गर्व से वो बच्चा पढ़ के कुछ IAS बनेगा, PCS बनेगा, जज बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो गर्व से कहेगा कि मेरी माँ एक ट्रांसजेंडर है। अगर से उसकी माँ को अगर से वो कुछ कहेगा तो कहेगी, वो गर्व से जवाब देगा कि तुम्हारी माँ चाहे जैसी थी या नहीं थी, हम उसका भी सम्मान करते हैं। माँ मेरी माँ, चाहे ट्रांसजेंडर हो चाहे महिला हो, मैं मेरी माँ है वो। मुझे भी माँ बनने का शौक है और मैं भी बच्चा पालूंगी। सबसे पहले मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सबसे गुजारिश कर रहा हूँ और तमाम किताबें पढ़कर लोगों इंटेलेक्चुअल से बात करते हुए, फिल्में देखते हुए मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो एक डिमीन करने वाले वर्ड्स हैं, किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, मीठा, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये अपने जेहन से निकाल दीजिए, यूज़ करना बंद करिए। इनके नाम से बुलाइए और उतना ही इज्जत करिए जितना आप अपने लिए चाहते हैं और किसी के और के अपने माँ बाप की करते होंगे। मैं इतना ही चाहता हूँ। और साथ में ये जो बता रही थी कि एक बच्चा पालना चाहती हैं, एक अनाथ बच्चे को, उसको माँ मिल जाएगी। लोग कर रहे हैं पर ये चाहते हैं कि ऑफिशियली मतलब रूल लॉ बन जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को ये इसको कंसीडर करना चाहिए। मेरा मानना है कि जो अभी 33% और 30% अधिकार की बात चल रही है, रिजर्वेशन की बात चल रही है लड़कियों की, ये 30 ही नहीं 50% होने चाहिए। और सच तो ये है कि और ये जो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के खिलाफ है, बिल्कुल यदि सबको सम्मान मिल जाए ना बराबर वाला, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, तो सही में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पर आप जरा सोचिए, क्या रियली में सम्मान दिया जाता है? कास्ट में सम्मान बराबर तो नहीं मिलता, इनको कहाँ से लोग देंगे? तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे फिर से गुजारिश करूंगा कि अपने दिमाग से ये निकाल लीजिए। और एक और चीज मैं बता दूं, जितने मैं लड़कियों को और औरतों को देखा हूं, जितना एक्सप्रेसिव और जितना जेस्चर और जितना इमोशन बोलते बोलते, रत्ती भर भी इनका कम नहीं है। तो कृपया इस तरह से ना कहें कि वो लेके किन्नर बना देंगे, क्योंकि तमाम ऐसे किन्नर, मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि इसके अलावा मैं अभी उनका नाम लेना मुश्किल है सभी लोगों का, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर या किन्नर फिलहाल के लिए। नहीं तो मैं खुद ही बोलते बड़ा खराब लग रहा है हमको। बल्कि एक लोगों का नाम लूंगा तो सलमा कहना होगा। तो सलमा जैसे लोग, जो बल्कि ज्यादा अच्छा अभी सूट कर रहा है ये सलमा जैसे लोग बहुत सारे बच्चों को पाल रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर बना लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है और ये भी करना चाहते हैं, आप जरूर करेंगे। लोगों के पेट में दर्द की जो बात आपने की कि मायावती बन गई, इंदिरा गांधी बन गई, तो ये मेयर ये ट्रांसजेंडर मेयर बन गया, MLA बन गया, है ना। आप USA जो अपने आप को बड़ा एडवांस समझता है, आप देखेंगे कि कमला हैरिस को हरा दिए सब, जो ट्रम्प है जीत गया। अभी भी हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर जो पावरफुल माना जाता है, इंदिरा गांधी बन चुकी हैं। USA जो अपने आप को जेंडर इक्वालिटी का एक प्रणेता मानता है, अपने आप को बड़ा एडवांस मानता है, वहां पे भी कोई नहीं बना है प्रेसिडेंट। तो इस मामले में हमने हमने दिखाया है कि उनसे हम आगे हैं। लेकिन इस मामले में तो आगे ही जरूर हो गए इंदिरा गांधी को बनाकर, लेकिन बाकी मामलों में, ऐसे लोगों के मामले में हम कितने पीछे रह गए, आप इसे इनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक मैं लोगों को अक्सर ये हमेशा कचोटता है जब वो ट्रेन में जाते हैं और उनके बिहेवियर से, कि वो ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं, क्या है उनके बर्थ से होता है कि ये लोग कल्चर बना लिए हैं, जबरदस्ती पैसे लेते हैं, वो ये इतना फोर्स क्यों करते हैं। मैं कहीं सुना था इंटरव्यू में, वो मैं आपको बता दूं, तब मैं खुद समझ पाया था। मेरे लिए खुद भी मिस्टीरियस था इनके बिहेवियर्स, लेकिन धीरे धीरे मैं चीजें देख के समझ पाया कि ये रीजन है। ऐसे लोग
जहाँ पे कहीं जगह स्पेस, कहीं पे भी स्पेस नहीं दिया जा रहा है, न इनको नौकरी में रखा जा रहा है, न इनको इनको पढ़ाया जा रहा है, न इनसे बातचीत की जा रही है, न ये इनको स्किल कोई सिखाई जा रही है, रोजी रोटी न इनको कुछ वो कोई व्यवस्था है जिनसे इनको घर दिया जाए, वो सामान दिया जाए, खाने पीने की चीज़ें दी जाए। हालांकि उतना सफिशिएंट नहीं होता जीवन के लिए। जीवन तो तभी आदमी एक ब्रॉडर वे में जीता है, सेंस के साथ, समाज के साथ पूरा जीता है। इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए कि ये है। तो उनका कहना था कि हम लोग इसलिए फोर्स करते हैं, इसलिए पैसे मांगते हैं, इसलिए ऐसे ताली बजाते हैं, इसलिए बिहेवियर ऐसे करते हैं, कपड़े उठाते हैं, मजबूर करते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों ने इनको मजबूर कर रखा है। जब आपके पास, फिर से वही मैं कहूँगा कि जब आपके पास खाने नहीं होते हैं, आपकी इज्जत नहीं होती है, जरा उनसे पूछिएगा। ये इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुन रहे हैं आपको इज्जत भी मिलती है, आपको खाने भी है, खाने भी मिल जाते हैं, पेट भरा रहता है। तो जो जावेद अख्तर ने कहा था कि जब पेट भरा रहेगा ना तो भूख को नहीं समझ पाएंगे आप। भूख केवल वही समझ सकता है जिसको दो तीन दिन का भूखा हो, एक टाइम का तो कम समझेगा। वो इंटेंसिटी समझिए भूख की। ठीक वैसे ही जिसको इज्जत नहीं मिलती है, जिसके माँ बाप छोड़ चुके हैं, जिसके भाई बहन दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करता। फिर से मैं वही रिपीट करूंगा कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आप लोग दुनिया के बेस्ट फाइटर हैं, आपसे फाइटर बड़ा कोई नहीं है यहाँ पर। कितने भी कोई तोप अपने आप को समझे, कोई भगत सिंह कहे, कोई कुछ कहे, मेरा मानना है कि आपसे बड़ा फाइटर इस दुनिया में कोई नहीं है। सीरियसली, मैं हार्ट से, मैं दिल से बोल रहा हूँ। क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी, जितने भी लोग रहे, नेल्सन मंडेला, जितने भी लोगों को आप नाम कोट कर लीजिए, उनको कम से कम सम्मान तो मिला ही था, माँ बाप तो थे ही उनके साथ में। आप जैसे लोगों के लिए रियली मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। और शायद लिखने वाले और फिल्में बनाने वाले भी नहीं सोच पाए होंगे, रत्ती मात्र सोच कर थोड़ा सा लिखे होंगे, लेकिन वो दर्द तो आप ही लोग समझते होंगे। तो मैं सबसे ये बोलूँगा कि अभी बातचीत से, अपने दोस्तों से बातचीत, जो मेरे साथ में अभी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत में ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी। तो ये हो रहा था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि रेस्टोरेंट में एक ऐसा रेस्टोरेंट हो जहाँ पे ट्रांसजेंडर ही हो, ऐसी जगह हो, कारपोरेट वर्ल्ड हो, कल्चर हो, और ऑफिस हो जहाँ पे केवल ट्रांसजेंडर ही हो, ताकि डिस्क्रिमिनेट न कर पाए कोई आए तो, और खूब काम हो। तो लेकिन उससे पहले हमें उनसे काम ही लेने वाले जो वहाँ पे जाएंगे, पहले उनको सेंस तो होना ही चाहिए ना। मैं सभी को ट्रांसजेंडर एक जगह पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अचानक से दुनिया बदल तो नहीं जाएगी। तो कहीं पे जहाँ मेल फीमेल होंगे वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर रहेगा, तो क्योंकि वहाँ के लोगों के पास इतना सेंस नहीं है तो उनका जीना हराम कर देंगे। लेकिन सब ट्रांसजेंडर होंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो आपसे मिल के हमें लग रहा है कि मैं कुछ इनिशिएटिव लूँ जहाँ पे सभी लोग काम करें और वहाँ से अच्छा प्रोडक्ट निकाला जाए, और धीरे धीरे लोग सेंसिबल होंगे तो कुछ बड़ा काम हो पाए। तो मैं यही लोगों से गुजारिश फिर से करूँगा कि सभी लोग, जहाँ पे भी ऐसे लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि डिस्क्रिमिनेट न करें, ऐसे अलग निगाह से न देखें। और यदि हम लोग मिल के कहीं पे इस तरह का कोई कारपोरेट कल्चर कोई डेवलप करे, ऑफिस या कोई रेस्टोरेंट या स्टार्टअप, तो दुनिया के सभी लोग मतलब जाएं वहां पर। कोई भी ये कोई स्टार्ट करे तो सभी लोग जाएं। कहीं पे कुछ बताइएगा भी इसके बाद, पॉडकास्ट के बाद, कि कहीं पे ऐसा कुछ संस्था है जहाँ पे हम लोग जाके कंट्रीब्यूट करें। चाहे कोई चीज चल रही हो तो हम लोग वहीं जाके खाए पिए, या फिर जो भी डोनेशन हो, चाहे डोनेशन शायद डोनेशन की जरूरत भी ना पड़े यदि लोग रिस्पेक्ट करने लगे और वहां पे लोग जाने लगे तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे नॉर्मल जगह जाते होंगे, यदि लोग कहीं पे शुरुआत करें, तो मैं सबसे कहूँगा कि सभी लोग वहीं जाएं पहले, ताकि इन लोगों को अच्छा लगे कि अब ये हमने रेस्टोरेंट खोला है, ये हमने शॉप खोला है, ये हमने किराने की दुकान खोली है, तो हमारा चल रहा है, शॉप चल रहा है, टैटू स्टूडियो चल रहा है, फोटोग्राफी चल रही है, शूटिंग चल रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है वो चल रहा है, स्कूल चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोग जाएं, यही मैं गुजारिश करूँगा। अच्छा, इसी सिलसिले में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जब
आप तो बता रहे थे कि इंटरव्यू बहुत सारे दिए, बहुत अपने अपनी बातें रख लिए होंगे, लेकिन जब आप लोगों को देखती हैं कि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छा जी रहा है, बच्चे हैं उसके, तो आपको ये डर नहीं लगता कि यदि आप गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ेंगी इसके लिए कि हमको हक दिया जाए, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या ये सब परेशान करेंगे? ये आपको नहीं लगता कि आप लड़ाई लड़ने की जो बात कर रही हैं, जो नॉर्मल सा एक ह्यूमन बीइंग है, तो आपको रोक दिया जाएगा, आपको बहुत सारी अड़चने आएंगी, और जो परेशानियां झेल रही हैं आप, उससे 2 गुना 3 गुना 100 गुना हो जाएंगे? ऐसा नहीं लगता आपको? ऐसा है कि लोग, आपने कहा ना कि जब कुछ सपना होता है, जब सपना टूट जाता है, तो लोग उस सपने को देखना ही भूल जाते हैं, तो सुसाइड कर लेते हैं। मैं कहना चाहूंगी, बहुत सी जिंदगी जी होंगी, हमारे जैसी जिंदगी ना आप सपने में भी नहीं काट सकते, आप सोच भी नहीं सकते। मैं माफी चाहूंगी, हमारा एक ट्रांसजेंडर एक पेड़ के लिए वो आधी रात को रेड लाइट एरिया पर खड़ा है, वो स्वास्थ्य के हालातों से बहुत बुरे तरीके से गुजर सकता है, उसको HIV भी हो सकती है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आने वाले लोग तो नहीं बताते कि हमें क्या बीमारियां हैं। हमारा एक ट्रांसजेंडर एक रोटी के लिए वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाता है, कब गिर जाए, कब पैर कट जाए, कब वो खत्म हो जाए, ईश्वर का बड़ा भला। कब हमारा ट्रांसजेंडर दिन भर ढोलक टांग के गली गुली में घूमता है, किसी घर बच्चा होगा, किसी घर शादी होगी, कुछ नेक मिल जाएगा जो घर का खर्चा चल जाएगा, कुछ कपड़े पहने। बारी समाज, अभी आप ट्रांस को 10 रुपए देने में बहुत से बहाने आते होंगे, और डॉक्टर्स के तुम्हारे घर में किसी तरीके स्वास्थ्य की दिक्कत पड़ जाए, चाहे डॉक्टर तुमसे 4 लाख 5 लाख ले ले, आप दे दोगे। आपसे कोर्ट कचहरी अगर से आपसे पैसे खूब 1000, 2000, 5000, 10,000 ले ले, आप दे दोगे। आप अपनी जरूरत के सामान के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हो, आप अपने फंक्शन के लिए लाख रुपए खर्च करते हो, करोड़ रुपए खर्च करते हो। आप रिश्वत देने के लिए आप कहां से कहां चले जाते हैं। आप अपनी घर की खुशियां के लिए कितने पैसे आप खर्च करते हैं, कमाते हैं, और 10 रुपए ट्रांस को देने में हिचकिचाते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। अरे तुम लोग का तो यही काम है। अरे बाबूजी, हम भी आपकी तरह बिजनेस करते, हम भी आपकी तरह IAS PCS बन के कुर्सियों पर बैठे होते, हम भी जाके लॉयर अगर से कोर्ट में बन के बैठे होते, हम भी जज और प्रधानमंत्री की कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे, तो तुम्हारे दरवाजे हम मांगने नहीं आते कि बाबूजी तुम हमें दे दो। एक तरफ तो हमें भगवान का सम्मान देते हो, पैर छूते हो, और दूसरी तरफ हमें एक हीन भावना की नजर से देखते हैं। आप भगवान के एग्जाम्पल भी नहीं पकड़ पा रहे हो, आप विष्णु जी की भी एग्जाम्पल नहीं पकड़ पा रहे, कृष्ण की पूजा करने वाले लोग भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। अपना सम्मान, अपने देश का सम्मान, अपने देश का गौरव आप कम कर रहे हो। आप अपने देश को पीछे कर रहे हो, मगर ये नहीं पता है आपको कि देश आपका बहुत आगे है। हम इस भारत के बढ़ने में हमारी हिस्सेदारी है और रहेगी हिस्सेदारी, मगर हमको कैसे समझा पाएंगे। हम भी चाहते हैं कि दुकान खोलना, बिजनेस डालना, हम भी डॉक्टर्स बन के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर की जो सेवा कर रहे हैं डॉक्टर्स बन के, कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर हैं कि जो वकील बने हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर जो लोक अदालत के जज हैं, कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर जो IPS और PCS की रेस में हैं, कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं कि जो पुलिस की रेस में हैं, जो पुलिस बन चुके भी हैं। तो दोनों सभी लोग से कहते हैं कि ऐसा मत करिएगा भेदभाव कि उनको अपनी नौकरी छोड़ना पड़े। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप हमारी बातों को, हमारे पॉडकास्ट को शेयर करेंगे, हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ये समाज बदलेगा, ये दुनिया बदलेगी। हम खुल के इस दुनिया में सांस ले पाएंगे, हम भी अपने सपनों की उड़ान भर पाएंगे।
अरे हम में कौन पाते हैं? क्या भगवान ने हमें कोई बनावट अलग दी है क्या? धर्म की कुरान में, ना ही कुरान में कहीं लिखा है, ना ही गरुड़ कुरान में कहीं लिखा है, ना गीता में लिखा है, ना रामायण में लिखा है, ना बाइबल में लिखा है, कोई धर्म में नहीं लिखा है कि आप मेरे साथ भेदभाव करो। ये आपकी इतनी सी छोटी सी सोच जिस दिन आप चेंज कर देंगे ना, उस दिन हमारे देश की एकता में कोई कमी नहीं आएगी। क्या बात है। मैं मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप इतना अच्छा बोल दे रहे हैं कि मैं बोलने में थोड़ा असमर्थ हो जा रहा हूँ। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बोलूँ। अभी जो बातचीत चल रही थी कि हर पोस्ट पे फाइट हो रही है, कई लोग बन चुके हैं, एमएलए, मेयर, पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। फिर से मैं याद दिलाता हूँ कि रिजर्वेशन इसलिए होता है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, सोसाइटी में। यदि सबको समान अधिकार, समान सम्मान दे दिया जाए तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और साथ में सम्मान ही नहीं, समान सम्मान दे दिया जाए, समान अधिकार दे दिए जाए, और कम से कम बेसिक जिसे बोलते हैं ना कि ग्रो करने के लिए फैसिलिटीज और रिसोर्सेज दे दिया जाए कि भाई। लेकिन ये सोचना ठीक है, और जो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहते हैं वो लोग नहीं सोच पाते, कहते हैं कि हम तो देते हैं। आपकी सोच से नहीं होता है रिजर्वेशन। आप पूरे नेशनल लेवल पे पॉपुलेशन के लिए, वो पूरे समाज को लेकर बनाया जाता है। तो शायद आप पता नहीं रिजर्वेशन पे ये पॉडकास्ट ना हो जाए, बस बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि रिजर्वेशन केवल डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल राइट्स और मिसबिहेवियर और समान फैसिलिटीज, ये सब चीज़ें न होने के कारण ये सब होता है, दिया जाता है। तो मैं तो चाहता हूं कि फिलहाल जब तक ना हो समान सम्मान, रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, राइट्स ना हो, तब तक रिजर्वेशन रहे, और इनका भी रिजर्वेशन रहे। यदि इमेजिन करिए कि मान लीजिए, एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूं, मेरे पास डेटा नहीं है, 2 करोड़ है, तो वैसे ही 2 करोड़ उसी प्रोपोर्शन में अपना जो भी है 1.5% एमएलए रहे, 1.5% विधायक रहे, 1.5% ऑफिसर्स रहे, 1.5%, मतलब उसी तरह से इनको प्रोपोर्शन दिया जाए। और उससे कहीं पहले सब जगह राइट्स दिए जाए, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉज बने। और खासकर में पुलिस, मेरा मानना है, कई बार मैं हम लोग की बातचीत में डिस्कशन में आता है कि जो पुलिसिंग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यदि वो चाह जाए ना, और वो लोगों को सेंसिटिविटी मतलब लोगों को जागृत करे ना, किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि इन लोगों के साथ मिसबिहेव कर ले। अब तो मोबाइल का जमाना है, डिजिटल वर्ल्ड है, फटाक से आदमी शेयर करे कि भाई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किए गए, यहाँ पे इनको बदतमीजी किया गया, ये लो पुलिस ने मारा। फिर देखिए, पता है ये जो पनिशमेंट है ना, जो पनिशमेंट दी जाती है, जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होता है अलग अलग के लिए, किसी को फांसी हो जाती है, हालांकि बहुत सारी जगह फांसी तो खत्म कर दी गई है ह्यूमन राइट्स को लेकर, क्योंकि उसे भी जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो उससे बाहर आ सकता है, कोई डिजीज है तो बाहर आ सकता है, उसे जीने का अधिकार है, इसीलिए इसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं, जो मानवाधिकार है। तो ये जो पनिशमेंट होता है ना, वो इसलिए नहीं कि उसे टॉर्चर करना है, उसे दुख देना है, ये नहीं है। पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है किसी को ताकि दुनिया देखे, मीडिया कवर करे, पेपर में छपे, और दूसरे लोग डरे ताकि वो फिर से न करे। समझिए, पनिशमेंट ये नहीं है कि इंडिविजुअल को उसे टॉर्चर करना है, उसे दुख देना है, उसे मारना है, बल्कि इसलिए मारने वाला खत्म भी कर दिया गया, क्योंकि हो सकता है बाद में सुधर जाए, सुधार गृह में लेके जाया जाए, और फिर सुधर जाए तो एक मौत के बदले आप फिर एक और मौत दे रहे हैं आप ना। तो बहुत सारे जगह यूके में फांसी वाला सब बनाए, यहाँ पर हमारे इंडिया में, और अपने यहाँ सब हटा दिए हैं, और हमारे यहाँ भी चल रहा है वही अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों के रूल्स चल रहे हैं। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि पुलिस सही हो जाए और रिकॉर्ड करके हम लोग वायरल कर दें, लोगों को बता दें कि भाई, और सेंस देने लगे, जैसे आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हमको लगता है हम सभी बदल सकते हैं, और आप जैसे लोगों को बहुत इज्जत मिल सकती है, बहुत क्या मतलब बराबर की इज्जत मिल सकती है, बराबर का हक मिल सकता है। और आने वाली जनरेशन को यदि हम लोग एक डायरेक्शन दे दें, दिशा दे दें, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया
एक खूबसूरत जगह हो जाएगी। और आज लोग मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, जबकि अपने ही अर्थ को बहुत बुरा बना चुके हैं। चाहे वो सेंस के लेकर बनाया हो, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बनाया हो, चाहे पोल्यूशन को लेकर बनाया हो, चाहे बहुत सारी तरह की कमी आ रही हैं। तो एलन मस्क जो मार्स पे सोसाइटी समाज बसाने की कोशिश कर रहा है, उसे कहीं मैं पढ़ा था कि उतना खर्च यदि यहीं के लिए कर दे तो हमारी अर्थ फिर से अर्थ बन जाएगी। अर्थ फिर से अर्थ बन जाएगी का क्या सेंस है? मतलब अर्थ अब अर्थ नहीं रही, अर्थ फिर अर्थ हो जाएगी। अब अर्थ अनर्थ हो चुकी है, तो हम बचा सकते हैं। उससे पहले हमें इनिशिएटिव लेना होगा ऐसे लोगों को जो इतने खूबसूरत लोग हैं। मैं तो पहले जब आया तो आपको देखा और लगा कि अब इतने एक्सप्रेसिव हैं, मतलब बहुत कम लोग आपकी तरह एक्सप्रेसिव हैं। मैं कितनी बार रिपीट कर दिया ये। बहुत सेंसिबल हैं आप। और मैं ये सोच पा रहा हूँ कि यदि आपको पढ़ने का मौका मिलता तो शायद आप IAS ऑफिसर होती, आप MLA, मिनिस्टर, PM बन सकती थी, लेकिन इस दुनिया ने, इस समाज ने आपको वो हक नहीं दिया। तो हमें बहुत अफसोस है, शायद मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊँगा जो आपने चीज़ें बताई हैं। पहली बार मैं इतना लंबा वार्ता भी किया, हालांकि इससे पहले कुछ लोगों से मिला हूँ, लेकिन बहुत लाइटर नोट पे बात हुआ है, हल्का फुल्का हुआ है। तो हमें बहुत खुशी हुई। आप अपने अंत में कुछ कमेंट करना चाहें तो? हालांकि मैं बता चुका हूँ कि रिजर्वेशन होना चाहिए, इज्जत सब जितना इज्जत हम आपस में करते हैं उतना ही इज्जत इनको देना चाहिए, इन लोगों को देना चाहिए। और इन लोगों को कह के बल्कि बड़ा खराब लग रहा है, हम लोगों के बीच में सभी लोग रहें और इसको देख के कि चाल ढाल से, कपड़े से, उनके सेक्सुअल अट्रैक्शन से, चाहे चॉइसेस से हमें जज नहीं करना चाहिए कि कौन अच्छा बुरा है। बल्कि ये दुनिया तब खूबसूरत होगी जब हम लोग होमोसेपियंस में, ह्यूमन बीइंग्स में कम से कम उतनी इज्जत रखें जितना अपने पेट्स के लिए करते हैं। उतना भी इज्जत लोग नहीं दे रहे हैं जितना अपने कुत्तों के लिए देते हैं, जानवरों के लिए देते हैं, मवेशी मतलब गाय भैंसों के लिए देते हैं, पेड़ पौधों के लिए देते हैं। उनसे भी कहीं कम इज्जत ऐसे लोगों को देते हैं। बार बार मैं ऐसे लोग बोलते हुए बड़ा खराब लग रहा है हमें। तो हमें लग रहा है कि मैं क्या बोलूं कि मैं ओवरवेल्म्ड हूं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छा। मुझे अब एक बात ये रही इस भारत के अंदर जानवरों को भी बहुत कानून के तौर पे बड़ा सम्मान मिला है। हाँ जी, हाँ जी। चाहे शेर को लेके कहा जाए, चाहे तो मोर को लेके कहा जाए, चाहे तो गाय को लेके कहा जाए, बिल्कुल बड़ा सम्मान है कि आज भी हर पुलिस के और कानून के न्याय की मंदिर पर भी शेर की तस्वीर लगी है। राइट। और कानून के जो वर्दी पहने हुए लोग उनके पर भी लगी है, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो। एक छोटे छोटे एक्ट पास होते हैं तो बैनर, पोस्टर, प्रचार चलते हैं। मैं आपके देश के दामोदर दास प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आप छोटे छोटे जब कानून आप पास करते हैं, पार्लियामेंट जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जब पब्लिक में आता है, तो आप उसको प्रचार करते हैं मोदी जी, उसके बैनर पोस्टर लगते हैं। मगर 2% हमें आरक्षण इस देश में दिया है आपने, बहुत कम दिया है, उसके भी प्रचार नहीं। और उसकी तरह से ना आपकी गवर्नमेंट्स के लोग, ना ही आपके अधिकारी, ना ही आपके IAS और PCS हमें संज्ञान लेते हैं, ना ही हमें सीरियस लेते हैं। और इस देश की महामहिम राष्ट्रपति हमारी मुर्मू जी से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस कानून की स्वीकृति देती हैं, थोड़ा सा आप स्वीकृति देते हुए आप पूछ लिया करें क्या इस देश में ट्रांसजेंडरों के लिए भी कोई राइट्स कानून बना है। और नए हमारे जो जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ जरा सरकारों से पूछ लिया कर, प्रदेश के और IAS PCS जिले के लोगों से पूछ लिया करिए कि ट्रांसजेंडर्स के लिए जो 2% आरक्षण वो कहाँ है, या अधिकारी खा गए या खुद में लाकर उसको कागज़ के तौर पे ख़त्म कर दिया, ना ही कोई अवेयरनेस इसके बारे में हुआ और इसके बारे में नहीं होता है। तो मैं खुद स्वयं मैं न्याय की मंदिर और शासन की कुर्सी को हिलाने का पावर हमारे अंदर भी है, गर्व हमारे अंदर भी है। देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, न्यायाधीश और इस देश की पार्लियामेंट और इस क्या कहूँ मैं, इस देश की पार्लियामेंट में कि 1 मिनट भी मेरे बारे में चर्चा नहीं होती। अरे सांसद लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग 545
सांसद चुनकर जाते हैं, कोई भी एक सांसद हमारे पक्ष में बात करने वाला नहीं है। क्या हमारे वाराणसी हो या पूरे देश का ट्रांसजेंडर्स वोटिंग्स कर रहा है, हमने दिया क्या हमारे लिए दो शब्द भी आप डिबेट नहीं कर सकते हैं लोकसभा में। तो देश कहीं ना कहीं ये नेता देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपना घर परिवार अपनी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी, सरकार अगर से व्यवस्थाएं ठीक कर दे तो सबकी सेवा हो सकती है। मैं कैसे कहूँ कि मेरा अलग रिजर्वेशन दो, ये दो वो दो, आप कहेंगे अलग अलग कर बांट रहे हैं। बांटने वाले तो आप हैं महोदय। जिस दिन मैं पार्लियामेंट पहुँचे या हमारा ट्रांसजेंडर पार्लियामेंट पहुँचा, उस दिन हम पूरे 80 साल का हिसाब आपसे ले लेंगे। हम क्या बात है, छोड़ेंगे नहीं आपको। क्या बात है। देखिए कितना कितना गुस्सा भरा हुआ है, गुस्सा नहीं कहूँगा, मतलब अपने अपने अधिकारों के लिए कितनी सोच रखती हैं। अब इस पॉडकास्ट को इस बात पे इस नोट पे ख़त्म करते हैं। खासकर मैं शुरुआत में जानबूझ के नहीं किया क्योंकि मैं इनसे बात करना चाहता था, तो आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था मुझे बहुत बताइए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो LGBTQ ये जो बहुत सारे और भी बढ़ते जा रहे हैं धीरे। सो L मतलब लेस्बियन, LGG मतलब गे, LGB बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, LGBTQ है। सो एसेक्सुअल भी आगे और भी ऐड होते चले जाएंगे। मैं तो सोचता हूँ कि नेचर और ब्यूटीफुल होता चला जाए, लेकिन रिस्पेक्ट सबको मिले। जो अभी इन्होंने लास्ट में बोला, अपील किया, मैं फिर से अंत में अपील करते हुए इस पॉडकास्ट को ख़त्म करूँगा कि यदि IPS ऑफिसर, DM, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, नेता, मंत्री यदि सभी लोग संज्ञान लें, वो तो उनको तो लेना ही चाहिए, क्योंकि यही कह के उस पोस्ट पे जाते हैं, यही ओथ लेकर, प्रतिज्ञा लेकर, कसम लेकर जाते हैं, वो अपना पद संभालते हैं। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी वो तो करे ही करे, वो तो सेंसिबल हैं, वो तो मतलब उतने पावरफुल हैं कि कर सकते हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी लोगों के बीच में इस सेंसिटिविटी को लाने की ज़रूरत है कि हम सभी की इज्जत करें। उसमें जितना हम आपकी करते हैं, आप हमारी करते हैं, मैं खुद का करता हूँ, अपने माँ बाप का करता हूँ, भाई बहन का करता हूँ, इस समाज का करता हूँ, मेल फीमेल का, उतनी ही इज्जत इनकी भी होनी चाहिए। सब जगह बैठ पाएँ, स्पेस मिले, बात रख पाएँ, हर अधिकार के साथ लड़ाई लड़ सकें, कुछ बन सकें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सलमा जी को सब जगह पहुंचाइए। और जहां भी इनको ये मिले तो आप इनको नमस्ते बोलिए, इनकी रिस्पेक्ट करिए और आपके अपने क्वेश्चन है तो उनसे पूछ लीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।